नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकल्ट पर एनपीएस सीरीज के इस 8वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एनपीएस के बारे में मिसकंसेप्शंस की बात की कि एनपीएस के बारे में कर्मचारियों में क्या क्या भ्रांतियां हैं और वो क्यों है, क्या वो भ्रांतियां सही है या फिर वो सिर्फ भ्रांतियां हैं और सही है तो कितनी सही है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाके अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हैं और एनपीएस के बारे में क्या क्या भ्रांतियां मार्केट में चल रही है, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में चल रहे हैं वो आप जान सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एनपीएस के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस है या इसमें कुछ वास्तविक कमियां भी हैं? तो दोस्तों ऐसे ही तो इसका विरोध नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें कमियां होगी। सबसे पहला वीडियो जो चैनल पे डाला था वो एनपीएस वर्सेस ओपीएस कंपैरिजन का ही डाला था कि उसमें कैसे पेंशन कितने कितने ईयर के बाद एनपीएस में कितनी मिलेगी और वो ओपीएस की पेंशन से कितनी कम होगी। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो आज हम उन कुछ विशेष कमियों का, जो सारी कमियां हैं, इसकी वास्तविक कमियां जो है, यानी कि जो भ्रांतियां नहीं है वास्तविक कमियां हैं, उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ पेंशन की। इसके बारे में हम हमारे चैनल पे सबसे पहला वीडियो बना चुके हैं, एनपीएस वर्सेस ओपीएस कंपैरिजन। तो उस वीडियो में हमने देखा कि 10 साल की सर्विस के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, 20 साल की सर्विस के बाद आपको कितनी मिलेगी, 30 साल या 39 साल की सर्विस के बाद आपको कितनी मिलेगी। सॉरी 10 नहीं था, उसमें 20, 30 और 39 का उदाहरण दिया गया था। इसमें ओपीएस में कभी भी आप रिटायर हों तो उसके बाद 20 साल के बाद जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो आपको अपनी आखिरी जो सैलरी का है, सैलरी मतलब बेसिक पे और डीए, उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। और उस वीडियो को, क्योंकि वो आधा घंटे का वीडियो, सारी बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि लगभग 39 साल की सर्विस के बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और सेंट्रल गवर्नमेंट आप अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन 14% कर रही है, तब 39 साल की सर्विस के बाद कहीं आप जीपीएफ जो एम्प्लॉई है, ओल्ड पेंशन सिस्टम का जो एम्प्लॉई है, उसके बराबर पेंशन ले पाते हो। अगर 39 साल से कम सर्विस है तो आपको उनसे कम पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक 14% की जगह 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वहां तो 39 साल के बाद भी उतनी पेंशन नहीं मिलेगी जितनी जीपीएफ एम्प्लॉय को नॉर्मली मिल जाती थी। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि पेंशन की अमाउंट बहुत कम रहती है। इसमें कई बार आपने देखा भी होगा, व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं मैसेज कि इतने साल जॉब की और पेंशन मिली इतनी। तो जो कम साल जॉब करते हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम है ही है। और इसमें ये कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कि कितने साल बाद आपकी पेंशन जीपीएफ एम्प्लॉय के बराबर पहुंचेगी। और ये दोस्तों आप जानते हैं कि सभी कर्मचारी 39 साल तक जॉब नहीं करते। तो डेफिनेटली कुछ कर्मचारी 39 से भी ज्यादा 40, 41, 42 करते हैं, लेकिन ज्यादातर 70% कर्मचारी 39 साल की जॉब नहीं कर पाते। तो वो इसमें कहीं ना कहीं घाटे में है, और जो उससे भी कम जॉब करते हैं वो तो बहुत ज्यादा घाटे में है। तो सबसे पहली कमी तो यही है कि इसकी अमाउंट ऑफ पेंशन इवन 14% कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद भी बहुत कम है, और 10% जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनमें तो और कम बनेगी। तो इस परसेंटेज को बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि अमाउंट ऑफ पेंशन कम से कम 30 साल की जॉब के बाद तो एक लेवल पे आ जाए। अब दूसरी बात करते हैं हम पे कमीशन बेनिफिट्स की। पे कमीशन बेनिफिट्स की बात बाद में करेंगे, पहले एक दूसरा वीडियो बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पे कमीशन लागू होने पे एनपीएस जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनको कितना घाटा होगा। तो ये वीडियो जाके आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ब्रीफ में मैं बता दूं कि इसमें गणितीय उदाहरण दिया गया है मैथमेटिकली कि जीपीएफ कर्मचारी की जब पेंशन 15,000 रुपए बढ़ जाती है पे कमीशन लागू होने पे, लेकिन एनपीएस कर्मचारी की सिर्फ 45 रुपए बढ़ पाई। कैसे बढ़ पाई? पे कमीशन लागू होना तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी उसकी पेंशन सिर्फ 45 रुपए बढ़ पाई। तो उसको पूरा जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए। तो उस डिसएडवांटेज की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी हम बात करें पे कमीशन बेनिफिट्स की। पे कमीशन बेनिफिट्स क्या होता है? हर एक 10 साल बाद पे कमीशन आता है और बेसिक पे रिवाइज करता है। जैसे ही कर्मचारियों को बेनिफिट इसका मिलता है, वैसे उसी सेम तरीके से पेंशनर को भी इसका बेनिफिट मिलता है, उनकी भी बेसिक पे इंक्रीज हो जाती है।
लेकिन एनपीएस में आप जानते हैं कि जब आप रिटायर होंगे तो सारा फंड किसी एक कंपनी को देना पड़ेगा। उस फंड के बदले में वो कंपनी आपको एन्युटी देगी, प्रोवाइड कराएगी, यानी कि हर महीने पेंशन प्रोवाइड कराएगी। वो जितना पैसा आपने दिया है एक किस्म से उस पैसे का इंटरेस्ट आपको दे रही है, इसलिए वहां पर कोई भी पे कमीशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये एनपीएस में ओल्ड पेंशन सिस्टम की कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा घाटा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डीए रिलीफ की। डीए रिलीफ क्या होता है? जैसे सरकारी कर्मचारी को अपने बेसिक पे एक महंगाई भत्ता मिलता है और हर 6 महीने बाद उसे बढ़ाया जाता है ताकि लगातार बढ़ने वाली महंगाई से उसे राहत मिल सके। इसी तरह जो पेंशनर होते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम में, उनको भी हर 6 महीने बाद इस महंगाई भत्ते का फायदा मिलता है, उसे ही डीए रिलीफ बोला जाता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में आपने एक बार एन्युटी प्रोवाइडर कंपनी को अपने पैसे दे दिए तो एक बार जितनी पेंशन आपकी बन गई सारी उम्र उतनी ही पेंशन बनेगी, 6ठे महीने कुछ भी रिवाइज नहीं होगा। अभी आप देखिए कमेंट पिछले वीडियो में जो आया था आपकी स्क्रीन पर आया है। इस कमेंट में एक व्यूअर ने बताया कि सर अब तो ये सिस्टम आ गया है कि जो एन्युटी प्रोवाइडर है वो ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं कि हर साल आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। डेफिनेटली ऐसी स्कीम्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि कैसे 2 करोड़ के लमसम प्रीमियम पर आप 82,000 आपको पेंशन मिलेगी और ये हर साल 5% इंक्रीज होती रहेगी। लगभग महंगाई की दर भी 5% ही होती है, तो हर साल 5% इंक्रीज होती रहेगी और आफ्टर 20 ईयर ये पेंशन पहुंचकर हो जाएगी 1.9 लाख। 1.9 लाख। तो इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये डीए रिलीफ की तरह हमारे को ये रिलीफ मिल ही गया है कि कंपनियां ऐसी स्कीम लेकर आ गई है कि पेंशन हमारी हर साल 5-5% बढ़ती रहेगी। लेकिन ये रिलीफ वास्तव में रिलीफ नहीं है, एक छलावा है। क्योंकि अगर इसी को देखा जाए 2 करोड़ के प्रीमियम पर आप नॉर्मल जो पेंशन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कीम का नाम बदल लिया, स्कीम बदल दी और उसमें लेना तो हमसे ही है। उसमें उन्होंने क्या किया, अगर 2 करोड़ के प्रीमियम पर देखें तो हम लगभग 1.02 लाख पेंशन बनती है, यानी कि 1,02,000 रुपए पेंशन बनती है। तो वो आपको स्टार्टिंग में दे रहे हैं 82,000 और फिर बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरू में आपको कम थी, बाद में आपको ज्यादा दे रहे हैं, बात तो वही आनी है। तो जब आपकी पेंशन ही कम करके उसी पैसे को आपको बाद में दिया जा रहा है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये डीए रिलीफ के बराबर है। तो डीए रिलीफ की तर्ज पर ऐसी पेंशन स्कीम्स आ रही है जो आपके ही पैसे को लेकर शुरू में आपको कम देगी और बाद में आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देगी। लेकिन ओल्ड पेंशन सिस्टम में ऐसा नहीं था। आपकी पेंशन जब एक बार पिछली जो अंतिम वेतन का 50% फिक्स हो गई, उसके बाद हर 6ठे महीने आपको डीए मिलता रहता था। तो ये सुविधा भी एनपीएस में नहीं है, ये भी इसकी वास्तविक कमी है। आगे आते हैं दोस्तों नंबर 4 पर, एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन क्या होती थी? जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलने लगती थी और उसकी उम्र हो जाती थी 80 साल। तो 80 साल की उम्र होने पर एक साथ उसकी 20% पेंशन इंक्रीज हो जाती थी। मान लो उसका बेसिक पे उस समय 10,000 रुपए है तो सीधा 2,000 रुपए उसको बढ़ा दिया जाता था। इसी तरह फिर 85 साल, 85, 90, 95 और 100 ईयर्स की एज तक जाते जाते ये इंक्रीमेंट 100% हो जाता था। वैसे तो दोस्तों कितने एम्प्लॉई है जो 100 ईयर्स की एज तक जी पाते हैं, लेकिन 80 ईयर्स तक तो लगभग बहुत सारे पहुंच रहे हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा दर है जो बढ़ रही है। तो इसलिए ये एडिशनल पेंशन का भी घाटा एनपीएस में है। और 80 साल की उम्र हो या 100 साल तक आप जिए, आपको पेंशन हमेशा एक ही जैसी मिलेगी, उसमें कोई एक पैसे की भी वृद्धि नहीं होगी। आगे आते हैं दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था, जब आप रिटायर होते थे तो आपकी पेंशन के 40% हिस्से को आप कम्यूट करवा सकते थे। यानी कि मान लो आपको पेंशन मिली 10,000, तो 10,000 की जगह आपके पास ये ऑप्शन होता था कि हाँ जी हम तो 6,000 रुपए पेंशन ले लेंगे और ये जो 4,000 का हिस्सा है ये हमें एक मुश्त दे दिया जाए। तो अगले 15 साल में जो 4,000 मिलने होते थे वो अगले 15 साल के पेंशन के सारे आपको एक
कम्यूटेशन टेबल आती है, उसके आधार पे गणना करके अगले 15 साल के लिए लगभग 180 महीनों में जितनी आपकी 40% पेंशन बनती थी वो दे दी जाती थी। हालांकि ये पूरी 40% के आसपास नहीं होती थी, कुछ कम दिया जाता है। उस कम को कैलकुलेट करें तो एक तरीके से ये कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है। आपने जितना भी कम्यूटेशन के थ्रू पैसा लिया वो पैसा एक तरीके से 8 से 9% ब्याज पे लिया आपने, क्योंकि आपकी पेंशन 10,000 से घटाकर 6,000 हो गई ना। 4,000 एक तरह से आप समझिए कि आपसे ईएमआई ली जा रही है, और 15 साल तक जब आप ये ईएमआई भर देंगे तो 15 साल के बाद आपकी 100% पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। तो ये तो कम्यूटेशन ज्यादा कुछ नहीं है, एक तरह से लोन पर पैसा लेना है कि बिना किसी कागज के, बिना किन्हीं चीजों के मिल जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पर अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलती है, उस समय इस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ये फायदा होता है, जितनी पेंशन आप इकट्ठी ले चुके हैं और उसकी ईएमआई जो देनी बाकी है वो नहीं देनी होगी, आपको फैमिली पेंशन जितनी मिलनी है उतनी ही मिलेगी। तो फैमिली पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अगर आप जीवित रहते हैं तो डेफिनेटली 15 सालों तक आपको वही 60% पेंशन मिलती रहेगी, उसी के हिसाब से बढ़ती रहेगी। बट अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली पेंशन में ऐसी कोई कटौती नहीं होगी। और 1 साल में, और ज्यादातर एम्प्लॉय क्या होता है कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, कई तो रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही अगर डेथ हो जाती है तो वो 15 साल की पेंशन एक मुश्त अपने हाथ में आ चुकी होती है। तो ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ये घाटा है। लेकिन दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन एनपीएस में भी दिया जा सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि एनपीएस में आसानी से थोड़ा सा परिवर्तन करके, बिना सरकार कोई अपना नुकसान करे, आसानी से कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का बेनिफिट प्रोवाइड करा सकती है। तो इसमें सुधार की संभावना अभी है, लेकिन अभी तक एनपीएस में ये लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, छठी जो वास्तविक कमी है एनपीएस की वो क्या है? इश्यू ऑफ मिनिमम पेंशन। दोस्तों सबसे ज्यादा परेशानी तभी होती है कि एक कर्मचारी को सरकार हायर करती है, काफी लंबे समय तक उसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है, उसके बाद उसे पक्का कर दिया जाता है। जब पक्का कर दिया जाता है तो वो सिर्फ 8-10 साल ही जॉब कर पाता है, और एनपीएस में सिर्फ वो 8-10 साल भी पैसे जमा कर पाता है, 8-10-15 साल, और उससे फिर पेंशन उसे ज्यादा नहीं मिल पाती। जो व्हाट्सएप पे आप उदाहरण देखते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं मैसेज, उन्हीं कर्मचारियों के होते हैं, क्योंकि 2014 में तो एनपीएस लागू ही हुई है और 2021 चल रहा है, यानी कि जिनकी जॉब एनपीएस में 17 साल से ज्यादा नहीं हुए तो वही तो रिटायर हो रहे हैं, और उनकी किसी की 4,000 पेंशन बन रही, किसी की 5,000। एक आध तो उदाहरण ऐसा मिल जाएगा कि सिर्फ 500 रुपये पेंशन बनी है। तो उन कर्मचारियों के साथ ये बड़ा धोखा है। तो जिनकी कम जॉब हुई है, और वो भी क्योंकि ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं कि 50 साल की उम्र में आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो कर्मचारी पहले से कच्चे तौर पर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के फायदे के लिए एक मिनिमम पेंशन की घोषणा करनी चाहिए। जैसे कि जीपीएफ सिस्टम में मिनिमम 9,000 रुपये पेंशन है, इसी तरह एनपीएस में भी इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, और डेफिनेटली गवर्नमेंट ही ये कर सकती है। तो इसके लिए कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। ये एनपीएस की एक बहुत बड़ी वास्तविक कमी है। आगे चलते हैं, जीपीएफ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये कहा जाता है कि जीपीएफ एक फिक्स्ड रिटर्न देता है, उसमें एक फिक्स्ड ब्याज दर होती है, कोई खतरा नहीं होता किसी तरह का, जबकि एनपीएस का रिटर्न बाजार आधारित होता है। हालांकि इस पर हमने ये वीडियो भी बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इन चीजों में कितनी सच्चाई है। और पिछला रिटर्न देखें तो एनपीएस का रिटर्न जीपीएफ से ज्यादा रहा है, लेकिन मार्केट बेस्ड है तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रह सकती है। तो रिटर्न वाली समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है। विड्रॉल जीपीएफ में आप पैसा निकाल सकते हैं, आपका अपना पैसा है। अब तो एनपीएस में भी विड्रॉल की समस्या को सोल्व किया जा रहा है, तो ये भी समस्या सोल्व होने वाले हैं। तीसरी चीज है कि जीपीएफ से आप लोन ले सकते हैं, जीपीएफ एडवांस बोला जाता है उसे, और ये लोन 0% इंटरेस्ट पे होता है। इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, ये 0% इंटरेस्ट रेट पे होता है। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। तो यहां पर भी एनपीएस जीपीएफ सिस्टम से या ओल्ड पेंशन सिस्टम से मात खा जाती है, और ये भी एक बड़ी कमी के रूप में उभर कर आती है। सबसे लास्ट में बात करें दोस्तों फाइनेंशियल फ्रॉड्स की। वैसे तो हमने मिसकंसेप्शंस के बारे में बताया कि कैसे अच्छे से फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं एनपीएस को, उसके बाद भी कोरोना काल में मार्केट जब गिर गई थी तो कैसे बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया।
लेकिन फिर भी जब फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जो बॉन्ड मार्केट में भी निवेश किया होता है, जैसे अभी पिछले साल ही 2020 में IIFL और DHFL जो दो कंपनियां एकदम से खत्म हो गई और उनके कितने पैसे NPS के इनके पास थे बॉन्ड के रूप में, अब वो वापस नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। इसी तरह और कंपनियों को अगर कोई लेकिन ये तो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि रिस्क मैनेज कर लेते हैं कि कोई एक कंपनी अगर खत्म भी हो गई तो बाकी जगह से इंटरेस्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट उनको आता है। लेकिन कोई इतनी बड़ी कंपनी घोटाला कर गई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिलायंस को काफी 900 करोड़ के लगभग तो एक ही फंड मैनेजर ने शेयर खरीद रखे, जबकि 3 फंड मैनेजर हैं, और 4000 करोड़ के आसपास एक ही फंड मैनेजर ने रिलायंस को लोन दे रखा। अगर ऐसी बड़ी कंपनी के साथ कभी कुछ अनहोनी हो जाए तो वो कंपनी अकेली नहीं डूबेगी, हम जैसों को भी लेकर डूबेगी। तो संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रॉड की संभावना, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया था आप सबको उसी वीडियो में। स्कीम जी, कम से कम जो कर्मचारी का खुद का पैसा है, NPS की स्कीम है ये, कोई बाहर की स्कीम नहीं है, लेकिन सिर्फ डिफॉल्ट स्कीम में अभी अलाउड है सरकारी कर्मचारी को Tier 1 अकाउंट में। तो Tier 1 अकाउंट में भी जो अपने पैसे को ज्यादा सेव रखना चाहते हैं उनके लिए स्कीम जी का ऑप्शन खोलना चाहिए, ताकि वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सके और वो उनका सेफ रहे। जो ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं उनको ऑप्शन दे दिया जाना चाहिए कि भाई आप डिफॉल्ट स्कीम में रहें, या फिर आप इक्विटी की कोई LC50 LC25 में जाए। तो उसके बाद वो खुद जिम्मेदार होंगे कि हमने रिस्क वाली स्कीम चुनी तो हमारा नुकसान हुआ, कम से कम वो गवर्नमेंट को दोष नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए स्कीम जी का रास्ता Tier 1 अकाउंट में गवर्नमेंट को खोल देना चाहिए। ये तो थी दोस्तों NPS की वास्तविक कमियां जो अभी है। NPS जब बना तो उसमें कुछ कमियां और थी जो अभी तक सॉल्व हो चुकी है, और आप लोग अगर लगातार प्रयासरत रहेंगे तो ये कमियां भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। एक ऐसी कमी थी ग्रेच्युटी की, रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी जो मिलती है हम सबको, डेथ पे जो ग्रेच्युटी मिलती है, पहले NPS में इसका प्रावधान नहीं था, अब हो गया है। दूसरी NPS विड्रॉल की थी, ये बताया कि GPF में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो NPS में भी अब विड्रॉल को आसान बनाया जा रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी थी, इस पे हम स्क्रीन पे देखिए ये वीडियो बना चुके हैं कि NPS की कमियां, जो पहला वीडियो आया था उसमें इसी फैमिली पेंशन के बारे में बात की थी कि अगर सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो कैसे उसको फैमिली पेंशन तो दी जाती है, लेकिन पहले तो दी नहीं जाती थी NPS में, फिर आंदोलन करने के बाद वो फैमिली पेंशन शामिल हो गई, और शामिल करने के बाद भी क्या है कि फैमिली पेंशन तो दे दी जाती थी लेकिन उसका सारा NPS का पैसा जब्त कर लिया जाता था। लेकिन अब सुधार कर दिया गया है, अब ये ओल्ड पेंशन सिस्टम के बराबर बना दिया गया है। और चौथा था टैक्स एग्जेम्पशन। तो शुरू में NPS पे ये टैक्स लागू कर दिया गया था कि जो 60% पैसा आप NPS का निकालेंगे उस पर टैक्स होगा। मान लो 100 रुपए आपके रिटायरमेंट पे हुए तो आपने निकाला 60 और 40 रुपए पेंशन के लिए जमा करा दिए। अब 60 रुपए आपका 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ भी हो सकता है 60%, तो उतनी बड़ी अमाउंट तो 30% टैक्स के ब्रैकेट में आती है, तो इस पे 30% टैक्स लगेगा, उस पे सेस भी लगेगा, तो 30% 18 सेस मिला के मान लो ये हो गया 20 रुपए। तो 60 में से 20 रुपए तो 1/3 तो आपका पूरा फंड इकट्ठा किया हुआ निकल ही गया, तो बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन इसमें भी सरकार सुधार कर चुकी है। EEE स्कीम इसे बना दिया एग्जाम्पशन, यानी जब आप इसमें निवेश करते हैं तब भी आप टैक्स से एग्जाम्प्ट होते हैं, उसको ATC में भी छूट मिलती है, और लास्ट में जब आप पैसा निकालते हैं 60% उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये 40% जब लास्ट में मिलेगा तो ये टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको NPS की वास्तविक कमियां नजर आई होगी। अगर हमें NPS का विरोध करना ही है तो वास्तविक कमियों पे ध्यान रखो, इनका विरोध करो। NPS के बारे में जो मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है उनमें मत घुसो, उन पे मत ध्यान दो, उनको मत वायरल करो, मत फैलाओ। और अगर अभी तक भी आपको जानकारी नहीं कि क्या क्या मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है तो हमारे चैनल पे जाके सभी वीडियो चेक करें और उन्हें देखें। तो उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा तो इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।